Good morning to all of you. Let's continue chapter number 4, chemical kinetics. Chemical kinetics. बेटा आज का जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट molecularity of reaction and order of reaction, also discuss डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज क्या डिस्कस करेंगे, आज देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दैट्स राइट. और साथ में क्या डिस्कस करेंगे, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ठीक है. चलिए पहले हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है इसकी बात करते हैं. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की बात करते हैं कि ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है. मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन आपके पास में हो रही है. ए एक रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सी और टी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दैट्स राइट. चलिए मान लीजिए यहाँ से जो ए है इसके स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स और बी के स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स, ये आपस में रिएक्ट करते हैं. सी डी और इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ये एक आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब ये जो केमिकल रिएक्शन आपके पास हुई उसकी ये इक्वेशन लिखी है. अगर मैं प्रैक्टिकली अगर अब इसका रेट लो इक्वेशन लिखूँ, प्रैक्टिकली रेट लो इक्वेशन लिखूँ, ठीक है. तो देखो उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको याद होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का रेट तो हम कैसे डिटरमाइन करते थे, ए की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, बी की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया. दैट्स राइट. देखिए इसको हम ऐसा लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन चेंज इन टाइम. अब अगर आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट से अगर आप रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ प्लस का साइन लगाओगे. दैट्स राइट. ये जो आपके पास होता था ये होता था एवरेज रेट. लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो डेल्टा है ये डिफरेंस बताता है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है. जब हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं तो यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम DR, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा DP अपॉन DT, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. दैट्स राइट. ये आपके पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन. अब यहाँ से आप ए के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, लिख सकते हो कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और साइन कौन सा लगाना है, माइनस का. बी के रेस्पेक्ट में अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम. ये लो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है. अब अगर मैं इसका रेट लो इक्वेशन लिखूं तो रेट लो इक्वेशन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेट लो इक्वेशन लिखूंगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो ए का कंसंट्रेशन है कुछ ना कुछ, और बी का जो कंसंट्रेशन है ले लीजिए इनके, और साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ में क्या है इनकी पावर्स होगी,
पावर्स कितनी होगी, साथ में जो पावर्स है वो देखिएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो A है, इसके नंबर ऑफ मोल्स B है, तो ये पावर्स ज़रूरी नहीं है इतनी हो, ये कुछ भी हो सकती थी, प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया जाएगा। तो मान लीजिए इसकी पावर मैंने अल्फ़ा लिख दी है और इसकी पावर लिख दी है बीटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन, और प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो इज इक्वल टू के, और उसके बाद फिर ए जो है उस ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, और इसकी पावर अल्फ़ा और इसकी पावर बीटा। मान लीजिए ये मेरे पास आ गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में, ये भी है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये भी है और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये भी है, इसे इक्वेशन 1 कह दूँ, इसे इक्वेशन 2 कह दूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम सीधा ये उठा करके लिख सकते हैं, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस डी आर बटा डी टी, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा के, ए जो है उसका एक्टिव मास, बी है उसका एक्टिव मास, इसकी पावर अल्फ़ा, इसकी पावर बीटा। ये जो मेरे पास इक्वेशन हो गया है दैट नॉन एज डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, ये जो मेरे पास हो गया है दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। लेकिन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होती है बेटा, इसका कोई यूज़ नहीं है, याद रखेंगे। डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन जो है इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से हम ना तो के का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से किसी भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली कोई इसका बेनिफिट नहीं है। अब इसका एक्सपेरिमेंटली कोई बेनिफिट नहीं है तो इसको यूज़फुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं। और जब इसका इंटीग्रेशन करा देंगे, ये जो आपके पास है इस इक्वेशन का क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन करा देंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर ये जो आपके पास आ गया है इसका अगर क्या कर दिया जाए, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया तो फिर आपके पास जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है यही एक्सपेरिमेंटली बहुत यूजफुल होती है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इसे कैसे कैलकुलेट करें, हाउ कैन वी कैलकुलेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है इससे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही कैलकुलेट करते हैं, बट ये हमें अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना है, दैट्स राइट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले जो डिस्कस करते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for zero order reaction, integrated rate equation for ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होती हैं उन जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट्स राइट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो आपको इसका डेरिवेशन भी याद रखना है। देखिएगा मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, ये आपकी एक रिएक्शन है
आर, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या लीजिए। और मान लो ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर की है, ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर की है, ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट्स राइट, तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखोगे? तो देखिएगा, इसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको ऐसे लिखना है, डिफरेंशियल रेट रिएक्शन लिखेंगे। देखो ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से मुझे बताइए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा माइनस डी आर बाई डी टी, यही होगा। ऐसे करके हम इसका रेट निकालेंगे। अब अगर मैं इसका रेट लो इक्वेशन पूछूं, रेट लो एक्सप्रेशन पूछूं, तो वो क्या होगा? वो होगा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट जो है वो है आर, और आर की कुछ पावर होगी। अब देखिएगा ऑर्डर कौन सा है? जीरो, दैट्स राइट, ऑर्डर जो है वो जीरो है। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक्चुअल में जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है उसमें पावर का सम होता है। अब ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब ये पावर कितना होना चाहिए? दैट पावर शुड बी जीरो हेयर, दैट्स राइट। और इसको अगर मैं आगे लिखूं तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, और प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे यहाँ से इज इक्वल टू कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा आर की पावर जीरो। और आप जानते हैं बेटा किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब वन, तो ये पूरा वन, तो फिर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास आ जाएगा के, ठीक है। ये आपके पास आई है रेट लो एक्सप्रेशन। अच्छा, ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। दोनों को मिला दे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों का अगर आपने मिला दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में? आपके पास आ जाएगा, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी जगह हम ये पूरा का पूरा फिट कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट आर की पावर जीरो। ये लीजिए, ये जो मेरे पास आ गया है दैट नोन एज, ये जो मेरे पास आ गया है इसी को मैं क्या कहूँगा? ये हमारे पास में होगी डिफ्रेंशिएटेड, ये जो मेरे पास में है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। किसकी है ये? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई है, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये आई है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दैट्स राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको पता है आर नोट की पावर, आर की पावर जीरो का मतलब 1 हुआ, तो क्या आने वाला है यहाँ से आएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ये हमारे पास आई है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है? हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, दैट्स राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसका इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन कराने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज कैसे कर लेता हूँ? देखिएगा, इधर मैं रख लूँ माइनस डी आर और डी टी जो है उसको उधर ले जाऊँ, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा के डॉट डी टी, माइनस को उधर ले जाऊँ, दैट्स राइट। तो फिर मेरे पास आ जाएगा केवल डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के डी टी। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कर दूं इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है बेटा।
अब ऐसा मैथमेटिकली आपने कहीं पढ़ा होगा कि जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डी आर का इज इक्वल टू, और माइनस का तो साइन रहेगा ही, और इंटीग्रेशन जो था वो मैंने कर दिया है किसका, के डॉट डी टी का, के डॉट डी टी का। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, डी आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास बचेगा केवल आर। ठीक है, आर को ऐसे लिख दिया क्योंकि ये जो आर हमारा चला आ रहा था वहाँ से एक्चुअल में ये आर का कंसंट्रेशन है, दैट्स राइट। तो ये आर जो मैंने लिखा इस आर का क्या है, ये कंसंट्रेशन। आर इज इक्वल टू, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, और के क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, के ही रहेगा, और डी टी जो है उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टी आएगा, और साथ में आपको लगाना पड़ेगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने क्या लगा दिया, मान लीजिए सी लगा दिया, आई लगा दिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट्स राइट। ये आपके पास आ गई है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेशन के बाद जो आई है इसको हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की ये जो रिएक्शन है इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इस रेट इक्वेशन को हम इनिशियल कंडीशन में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, इनिशियल कंडीशन में, इन इनिशियल कंडीशन, इन इनिशियल कंडीशन। अब आप समझोगे कि सर इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या था, देखो बेटा इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या था, आपकी रिएक्शन थी आर और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। जब टाइम जो था, टाइम जब जीरो था, टाइम जब जीरो था तो इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी आर नॉट। जब टाइम जो था ये टाइम बढ़ करके, जब टाइम जो था ये टाइम जीरो था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वो थी आर नॉट। जब टाइम बढ़ करके टी हो गया, टाइम चेंज हुआ होगा तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज हुआ होगा, और डिक्रीज होकर के ये कितना हो गया है, आर हो गया है, दैट्स राइट। और फिर आपने इसका क्या निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आपका हो गया डी आर बटा डी टी। इस तरीके से आप रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर रहे थे। अगर अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपकी आई है, इस इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन में लेके जाया जाए। इनिशियल कंडीशन के अंदर क्या मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन का मतलब जब टाइम जो था, ये टाइम जो था वो जीरो था, जब टाइम जो था वो जीरो था तो जो कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की वो कितनी थी, आर नॉट थी। तो उस समय जो कंसंट्रेशन थी आर, ये आर कंसंट्रेशन कितनी थी, आर नॉट थी, दैट्स राइट। तो ये जो आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है, इसको ये जो हमने इक्वेशन यहाँ से ली थी, समझना है, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से इसके अंदर से इस इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन में लेके जाएं। तो इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या था, जब टाइम जीरो रहा होगा तो उस समय रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना रहा होगा, आर नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है तो आर नॉट रहा होगा। अब अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखी जाएं, दोनों वैल्यूज को अगर आप यहाँ पर रखोगे तो क्या आने वाला है, टाइम की जगह जीरो रख दीजिए, टाइम का मतलब टी जो है ये टी आप जीरो कर दीजिए। टी जब जीरो कर दोगे तो टी जीरो होते ही आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर नोट। जो आर यहाँ लिखा है वो आर नोट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के, और टाइम जब हो जाएगा जीरो प्लस में सी। जीरो से जब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, आर नोट जो था ये इज इक्वल टू आ जाएगा सी के, दैट्स राइट। इनिशियल कंडीशन में हम लेके गए इस इक्वेशन को यहाँ से, और जब हमने इसको इनिशियल कंडीशन में लेके गए हैं
तो ये हमने किया क्यों है, ये हमने यहाँ से c को हटाने के लिए किया है ताकि c की वैल्यू आ जाए। अब c की जो वैल्यू यहाँ से आई है उसको वहाँ से वापस रख दीजिएगा। c को जैसे वहाँ से रखोगे बताइएगा क्या आ जाएगा, तो आपके पास आएगा r इज इक्वल टू माइनस के टी, और c की जगह आपने क्या लिखना है, ये वैल्यू रख दोगे तो c की जगह आपका आ जाएगा प्लस में r नॉट, दैट्स राइट, r नॉट। अब यहाँ से याद रखना है r नॉट जो है ये आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो r है ये है आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन, दैट्स राइट, ये उसकी फाइनल कंसंट्रेशन है। ये लीजिए, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे, वो भी आपकी इंटीग्रेटेड थी, ये भी आपकी इंटीग्रेटेड ही है, ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, याद रखना है, गलत नहीं करेंगे, ये भी इंटीग्रेटेड ही है। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है ना, इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहली चीज़ समझिएगा क्वेश्चन क्या बनने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस में c, ठीक है, mx प्लस में c। तो यहाँ से y क्या है, y r है, x क्या है, x है आपका t। तो कर्व किस किस में बनता है, y और x में। तो यहाँ से आपको एक कर्व ड्रा करना है, ठीक है बेटा, किस किस के बिटवीन कर्व ड्रा करना है आपको, यहाँ से कर्व ड्रा कर दीजिए, y एक्सिस x एक्सिस। तो जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर आपको क्या लेना है, r, बची हुई कंसंट्रेशन, और x जो एक्सिस है उस पर लेना है आपको टाइम, ठीक है ना, टाइम। इन दोनों में कर्व बनाओगे, कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। और यहाँ से याद रखना है ये जो m आपका होता है, ये m बताता है स्लोप, और स्लोप यहाँ नेगेटिव है, इसलिए स्लोप जो है वो स्लोप ऐसे आने वाला है, दैट्स राइट, ये इसका स्लोप होगा। तो इस लाइन का यहाँ जो स्लोप आ जाएगा tan थीटा जिसे हम कहेंगे, ये होगा माइनस के, दैट्स राइट। और जब हम इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, जहाँ कट करेगा ये आपके पास इंटरसेप्ट आएगा c। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपके पास आएगा r नॉट, जो कि आपका इंटरसेप्ट c होता है, ठीक है। तो बहुत बार ये जो कर्व है ये भी पूछा जाएगा। तो कर्व देखिए यहाँ पर किस किस का बिटवीन ड्रा हो रहा है, r और t के बिटवीन ड्रा हो रहा है, ऐसा कर्व यहाँ पर आने वाला है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लें। थोड़ा सा अरेंज कैसे करें, अगर के टी को उठा के वहाँ ले जाएं और आर को इधर ले आएँ तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जब के टी उधर जाएगा तो ये के टी उधर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या बचने वाला है, इधर बचा हुआ है आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर को इधर ले आइएगा तो उधर आने पर वो नेगेटिव हो जाएगा। ये लीजिए, दैट्स राइट, ये आपके पास हो गया है। तो अब आपके पास में क्या हो गया, अब आपके पास हो गया है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, आर नॉट माइनस आर हो गया है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हटा कर वहीं लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ इसी को, कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका आर नॉट में से फाइनल कंसंट्रेशन जो बची हुई कंसंट्रेशन है उसको डिडक्ट किया आपने, तो इज इक्वल टू के टी आ गया। अब यहाँ से फिर से एक लीनियर इक्वेशन बनी है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन में प्लस में जीरो किया जा सकता है। अब कर्व y और x में बनाना है, तो अब देखिएगा क्या होगा। अब फिर से एक कर्व ड्रा कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कर्व पर पूछा गया है, ये y और ये x। y जो है उसकी जगह क्या लिखना है, आर नॉट माइनस आर। तो इधर आपने आर नॉट माइनस आर लेना है, और इधर क्या लेना है, टाइम t लेना है। ये लीजिए, अब की बार कर्व जब बनेगा तो कैसी लाइन आने वाली है, तो देखिएगा ये k जो है ये होगा स्लोप, आपका m स्लोप बताता है, स्लोप पॉजिटिव है ना, तो लाइन अब की बार आपकी ऐसे आने वाली है। और देखिएगा इसका जो इंटरसेप्ट है वो जीरो है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसके ओरिजिन से पास आउट होगी, यहाँ से निकलेगी लाइन ओरिजिन से।
और इस लाइन का जो स्लोप आपका होगा यहाँ से tan थीटा, ये जो स्लोप है इस लाइन का, ये स्लोप होगा k के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। दैट्स राइट। अब यहाँ इस इक्वेशन को और आगे थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, वो होगा k इज इक्वल टू, तो k निकालना है तो t का डिवाइड लगा दीजिए, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी उसमें से जो फाइनल कंसंट्रेशन बची हुई रिमेनिंग कंसंट्रेशन को घटा दो और डिडक्ट करने के बाद उसके अंदर अगर आपने t का डिवाइड लगा दिया तो आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है ये हो गई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन किसके लिए हो गई ये हो गई है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो कितनी सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई, ये फॉर्म भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की है, ये फॉर्म भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की है, ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की है, तीनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म है। दैट्स राइट। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब न्यूमेरिकल किस तरीके के होंगे, न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एनसीईआरटी बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल किस तरीके का हो सकता है, ऐसे न्यूमेरिकल हो सकता है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, 10 सेकेंड में उसका जो कंसंट्रेशन है, 10 सेकेंड में उसका जो कंसंट्रेशन है वो 100 मोल पर लीटर से रिड्यूस्ड हो करके रिड्यूस हुआ और कब तक रिड्यूस हो गया है, 40 मोल पर लीटर तक रिड्यूस्ड हो गया है, रिड्यूस्ड अप टू 40 मोल पर लीटर। दैट्स राइट। तो बताइए क्या होगा, तो उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करो, कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन लिखी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है के इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन लगने वाला टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी उसकी, 100 मोल पर लीटर, बचा कितना है, रिड्यूस्ड अप टू 40, मतलब ख़त्म होने के बाद वो 40 ही बचा है, ठीक है ना। तो 60 रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस होकर के वो 40 बच गया है, तो बची हुई कंसंट्रेशन लिखनी है 40, डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड, या लीजिए, ठीक है। 40 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना बचा, 40 माइनस 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऊपर क्या है ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होगी मोल पर लीटर, ठीक है। नीचे टाइम क्या है सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या यूनिट आएगा 6 मोल पर लीटर पर सेकंड। और जीरो ऑर्डर का यूनिट देखिए, जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट था वो यही होता है ना, जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट सिखाया है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, मोल 1 माइनस ऑर्डर, फिर लीटर ऑर्डर माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो जीरो में क्या होगा 1 माइनस ऑर्डर जीरो, जीरो माइनस 1, या लीजिए तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही होता है जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। और यहाँ से जब आपने चेक किया तो भी देखिएगा यही आ रहा है आपका यूनिट जो है, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो ये तीनों इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे जैसे हमने अरेंज करके बनाई है और फिर इनके बिटवीन जो हमने कर्व बनाया है ये कर्व और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको उस जो इक्वेशन आपकी बनी है इंटीग्रेटेड उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करना है और फिर एक्स और वाई के बिटवीन आपको कर्व जो है वो कर्व ड्रा कर देना है। दैट्स राइट। ये लीजिए ये हो गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हाफ लाइफ टाइम। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज हाफ लाइफ टाइम। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम जो होता है बेटा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है देखिएगा, आपने ये रिएक्टेंट लिया हुआ है,
मान लीजिए ये 100 मोल है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सुनो, जितने टाइम पीरियड में, जितना भी टाइम लगे, 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 घंटे, कितना भी टाइम लगे, जितने टाइम पीरियड में ये रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ बचेगा, इनिशियल अमाउंट 100 लिया आपने, तो ये ख़त्म होता हुआ जितने टाइम में ये हाफ अमाउंट इसकी बचेगी, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। रिएक्टेंट आपने लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आपने स्टार्टिंग में इसके 50 मोल अगर लिए हैं, तो जितने टाइम में इसके 25 मोल्स यहाँ बचेंगे, मतलब 25 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 25 मोल जो यहाँ बचेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड होगा दैट इज हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगा हाफ लाइफ टाइम का? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट का हाफ जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हाफ जो रिएक्टेंट है वो बचता है, दैट्स राइट, दैट नोन एज हाफ लाइफ टाइम। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द टाइम in which half of the substance बोले तो रिएक्टेंट, half of the substance has reacted, आधा रिएक्ट कर जाए और रिमेनिंग भी कितना रहेगा, रिमेनिंग जो है वो भी हाफ ही बचेगा, आधा ही बचेगा, ठीक है। दैट टाइम पीरियड इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। अब जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये आपके पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल जो अमाउंट थी, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो तो शुरू में जो इसका कंसंट्रेशन था वो था आर नॉट, ठीक है। टाइम होने के बाद टी टाइम जब हो गया तो इसकी अमाउंट जो बची यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट वो बची आर, दैट्स राइट। जब यही टाइम, अंडरस्टैंड करना है, जब यही टाइम आपका होगा हाफ लाइफ, यही टाइम जो है ये जब हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा तो जो बचने वाली जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पर, वो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी आर नहीं होगी, रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इनिशियल जो अमाउंट तुम्हारी थी उसका हाफ बचेगी, तभी तो होगा हाफ लाइफ टाइम, दैट्स राइट। तो टी जब टी हाफ होगा तो रिमेनिंग जो अमाउंट है आर, ये आर किसके इक्वल होगी, बची हुई अमाउंट रिमेनिंग, वो आर नोट स्टार्टिंग वाली जो अमाउंट थी उसका हाफ होगी। इसका मतलब हुआ व्हेन, जब आपका जो टाइम है ये टी हाफ होगा, टाइम जब टी हाफ होगा तो रिमेनिंग जो अमाउंट है आर, ये कितनी होगी, ये रिमेनिंग अमाउंट होगी आर नोट बाई 2। ले लीजिए, अब आप दोनों वैल्यूज को रख दीजिए। अभी हमने कैलकुलेट किया है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, क्या कैलकुलेट किया है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल अमाउंट, डिवाइडेड बाई क्या है, टी। अब टी जब टी हाफ होगा, टी को टी हाफ कर दीजिए, दोनों वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। दोनों वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ देन आर इज इक्वल टू आर नोट बाई 2। दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू आर नोट का तो आर नोट ही रहेगा, माइनस आर जो है वो आर की जगह क्या आएगा, आर नोट बाई 2, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो टाइम, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइम जो है ये टाइम आप लिखेंगे यहाँ से, टाइम को लिखेंगे टी हाफ, ये लीजिए।
आर नोट से आर नोट बाई टू को डिवाइड कर दोगे, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, आर नोट बाई टू ही बचेगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू आपके पास आएगा आर नोट बाई टू इंटू टी हाफ, दस राइट, इंटू टी हाफ आपके पास आ जाएगा। हो गया। अब अगर आप एक काम करें, यहाँ से टी हाफ कैलकुलेट करना है, टी हाफ को वहाँ ले जाएं, टू को यहाँ ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट डिवाइडेड बाई, ठीक है, टू यहाँ पे रखा हुआ है, के और नीचे ले आइएगा तो टू के रेट कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें डिवाइड लगाएं तो आपके पास टी हाफ निकल के आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास हो गया है टी हाफ। तो जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखना, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k, दस राइट, इनटू आर नोट, और इसमें जीरो ऐड कर दीजिए, क्योंकि जीरो ऐड करने से आई थिंक कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो लीनियर इक्वेशन हो गई। कर्व किस किस में बनाना है, y और x में, तो कर्व बनाना है टी हाफ और आर नोट में। तो फिर से यहाँ से कर्व ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर आपको क्या लेना है, आपको लेना है टी हाफ, y एक्सिस पर आपको टी हाफ लेना है, x एक्सिस पर क्या लेना है, x पर लेना है आर नोट। ये लीजिए, कर्व बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब लाइन ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, इट डिसाइडेड बाय स्लोप m, और स्लोप देखिएगा कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो जो लाइन आएगी कर्व की, वो लाइन ऐसे आएगी। अब हो गया, अब कहाँ आएगी, यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ पर आएगी ये लाइन भाई, कौन सी वाली लाइन आएगी, ठीक है ना, कहाँ आएगी। तो देखो ये C जो है ना इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जीरो है, जीरो होने का मतलब है ये जो लाइन है ये ऑरिजिन से जाएगी, यानी ऐसा कर्व जो है वो आ जाएगा। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, बोलिएगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, इस लाइन का स्लोप जो है वो होगा 1/2k के बराबर। तो ये जो एंगल आप निकाल लें और इस एंगल का ये आपका स्लोप है, और इसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा 1/2k के बराबर। दस राइट, ये आपका हो गया है कर्व, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ये है, कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिए टी हाफ। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट। अब ये तो गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ क्या है, यहाँ आर नोट भी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन में डाटा अधूरा है। आर नोट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, दैट इज 100 मोल पर लीटर। ये लीजिए 100 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। अब तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर नोट बाई 2k। आर नोट कितना है, आर नोट 100 क्या, मोल पर लीटर, 2 तो होगा ही, k कितना है, k को मैं 2 कर दूँ यहाँ 2, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या है, 2 × 10⁻², ये लीजिए मोल पर लीटर पर सेकंड। ये लो 10⁻² का हम लोग 100 से 100 कट जाएगा, 2 × 4, 4 का जब डिवाइड लगाओगे क्या आ जाएगा आपके पास 0.25, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो केवल क्या बचेगा, सेकंड। तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितना आ गया है, 0.25 सेकंड जो है वो आपके पास आ जाएगा।
दैट्स राइट, ऐसा न्यूमेरिकल हो सकता है। ये हो गई है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो एक बार पूरा का पूरा मैं रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को वहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को। पहले हमने उसका इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखा। डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखने के बाद में फिर हमने उसका रेट लो इक्वेशन लिखा, और जब रेट लो इक्वेशन आ गया उसके बाद में पहले रेट लो एक्सप्रेशन लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, फिर दोनों को मिला के हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखा। उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन करा दिया, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करा दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हमें इनिशियल कंडीशन में लेकर के जाना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब स्टार्टिंग में टाइम क्या रहा होगा, जीरो। तो उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या ज्यूम किया है, आर नोट या आर जीरो हमने ज्यूम किया है। टी टाइम जब हो गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने माना कितनी थी, आर हो गई थी, ठीक है। तो बस यहाँ से दोनों वैल्यूज को रख करके सी की वैल्यू आपको निकालनी है, सी की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे और रखने के बाद में आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब जब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन आते ही बस अब ये बनेगी लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन बनते ही यहाँ से कर्व ड्रा कर देना है, ये कर्व आपके पास हो जाएगा। उसके बाद में इसी को ये अरेंज किया हमने, आर नोट को के टी को इधर ले आए, उसको वहाँ ले जाए, ये इक्वेशन बन गई है। फिर से ये लीनियर इक्वेशन है, इसका भी कर्व आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी को हमने अरेंज किया के निकालने के लिए, टी को डिवाइड लगा दिया, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ये न्यूमेरिकल होने के बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इसका हाफ लाइफ टाइम जो है उसे कैलकुलेट करना सीखा है। हाफ लाइफ टाइम का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा बचेगा, ठीक है। तो बस टाइम जो है उसको टी हाफ लिखना है, और बची हुई जो अमाउंट है, यहाँ से देखिएगा, बची हुई जो अमाउंट है वो इनिशियल का हाफ लिखना है। बस ये दो चीज़ यहाँ पर जब रखोगे आप तो आपके पास हाफ लाइफ टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे ही हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, ये निकालना सीखोगे, रखोगे, फिर से ये यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ से एक कर्व फिर से बन जाएगा। एग्जाम में ये जो कर्व हैं ये हर बार पूछे जाते हैं, आपको इन कर्वों को सीखना है, याद रखना है कैसे कैसे कर्व आते हैं, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल कैसे होगा तो वो मैंने अभी आपको समझा के बता दिया है कि भाई के की वैल्यू ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, टी हाफ को कैलकुलेट कर दीजिए, टी हाफ ऐसे निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से ये हुआ है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट्स राइट। यहाँ से आपको स्लोप क्या होगा, कर्व किस किस के बीच बनेगा, ठीक है ना, ये सब कुछ समझना है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो सुनिएगा कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जब आपने हाफ लाइफ टाइम निकाला तो हाफ लाइफ टाइम जो है वो क्या आया है, वो बराबर आपका आ गया है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2K के, ठीक है। आपको पता है 2 और K दोनों कांस्टेंट हैं, और 2 और K, 2 भी कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट। अगर दोनों कांस्टेंट और इक्वल को हटा दिया जाए तो आपके पास आएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नोट के। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी हाफ जो होता है, यहाँ से कर्व भी कह रहा है टी हाफ और आर नोट देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का कर्व हमेशा ऐसा ही आता है। तो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है बेटा, उस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is always depend on initial concentration of reactant,
जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है बेटा, ये हमेशा ही रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट ज़्यादा लिया है तो हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, कम रिएक्टेंट लिया है तो हाफ लाइफ टाइम कम होगा। दैट्स राइट, ये आपका हो गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, थैंक यू।